तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, और कल वाली क्लास में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था, और आज भी हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में हमने महाराणा कुंभा के जितने भी युद्ध अभियान हैं उनके बारे में देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम महाराणा कुंभा की उपाधियां देखेंगे, महाराणा कुंभा की साहित्यिक रचनाएं देखेंगे, जिनमें महाराणा कुंभा ने कुछ पुस्तकें लिखी है, कुछ टीकाएँ लिखी है, कुछ उन्होंने नाटक लिखे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर, और जितने भी कुंभा के दरबारी विद्वान हैं उनकी साहित्यिक रचनाएं भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुंभा की उपाधियां देखते हैं। इससे पहले अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वाली क्लास भी आप देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुंभा की उपाधियाँ। तो कुंभा की उपाधियाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहली उपाधि हमें मिलती है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो बदनौर का युद्ध था 1457 में, उसमें कुंभा ने मालवा और जो गुजरात की संयुक्त सेना थी उसको पराजित किया था। यानी जो मालवा और गुजरात के सुल्तान थे उनको हराया था, यानी जो मुस्लिम सुल्तान थे उनको हराने वाला हिंदू सुल्तान था, तो वो कौन था, महाराणा कुंभा। इस कारण हम इन्हें हिंदू सुल्तान कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा दूसरी आती है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, दूसरी उपाधि ये है। तीसरी उपाधि देखिएगा नवे भरत। ये दोनों उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य और नवे भरत। ये इनको संगीत में निपुण या संगीत में दक्ष होने के कारण, यानी संगीत का ज्ञाता होने के कारण ये उपाधि कुंभा को दी गई है। उसके बाद में आती है इनकी उपाधियाँ। इनको राणो रासो कहा जाता है, राणो रासो। आप सोचेंगे राणो रासो क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने अनेक जो साहित्यकार हैं उनको आश्रय दिया है, आश्रय दिया है। साहित्यकारों के आश्रयदाता हम कह सकते हैं, यानी साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण हम इन्हें राणो रासो कहते हैं। उसके अलावा कुछ उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे छाप गुरु। अब छाप गुरु उपाधि क्यों मिली, तो कहते हैं कि ये छापामार युद्ध पद्धति, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे, इस कारण। इसके बाद हम इनकी एक उपाधि और मिलती है हाल गुरु। अब हाल गुरु क्यों कहा जाता है, तो ये इन्होंने पहाड़ी किलों को जीता था, यानी पहाड़ी किलों को जीतने के कारण हम इन्हें हाल गुरु कहते हैं। इसके अलावा इनकी आती है दान गुरु, दान गुरु उपाधि, दानशीलता के कारण। एक राजगुरु। अब राजगुरु क्यों कहा गया, तो राजगुरु में उपाधि इनको क्यों दी गई, तो राजगुरु यानी राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उनमें ये दक्ष थे, कूटनीतिज्ञ थे ये, इस कारण इन्हें राजगुरु कहा गया। इसके अलावा इनकी एक उपाधि मिलती है परम भागवत। अब परम भागवत क्यों कहा गया, तो हम कहते हैं ये विष्णु भगत थे, इन कारण, यानी इस कारण हम इनको एक उपाधि देते हैं, यानी विष्णु भक्त होने के कारण हम इनको परम भागवत की उपाधि देते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा एक बार, वो रिपीट कर देता हूँ मैं जल्दी से। पहली उपाधि हिंदू सुल्तान, दूसरी अभिनव भट्टाचार्य, नवे भारत, तीसरी, चौथी राणो रासो, पाँचवीं छाप गुरु, छठी हाल गुरु, सातवीं दान गुरु और आठवीं राजगुरु। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है परम भागवत। ये उपाधि है कुंभा की। ठीक है, और इसके अलावा कुंभा याद रखिएगा बहुत ही शानदार वीणा वादक थे, यानी वीणा बजाते थे शानदार। इतनी बातें भी आप याद रखिएगा। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त भी वीणा वादक था, और इसका सिक्का मिला है, मुद्रा मिली है, उस पर भी उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो याद रखिएगा इतनी उपाधियाँ, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं साहित्यिक रचनाओं में। तो कुंभा की, पहले हम कुंभा की साहित्यिक रचनाएं देखेंगे, यानी पुस्तकें देखेंगे हम कुंभा की। तो पुस्तकें कौन कौन सी है, तो सबसे इनकी एक शानदार बुक है संगीत राज। संगीत राज 5 भाग है इसके। ठीक है, 5 भाग हैं, और याद आपके कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो संगीत राज, पहला पाठ, यानी पहला क्या करो, पढ़ो, पाठ करो। उसके बाद में अगर आपने पढ़ लिया तो उसका गान करो। ठीक है, यानी गाओ उसको, यानी गाओ इसका मतलब गीत। उसके बाद में पाठ अगर आपने कर लिया, उसको गाने लग गए आप, तो उसके बाद में गाने के साथ साथ क्या करो, आप नृत्य करो, और नृत्य के साथ साथ आप कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाओ, तो वाद्य। और उसके बाद में लास्ट में इतनी सब चीज़ें करेंगे तो आपको रस आएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, यानी पढ़ो, पढ़ने के बाद गाओ, गाने के साथ नाचो, नाचो
नाचने के साथ बजाओ और बजाने के साथ अब इतनी चीज़ें होंगी तो आपको रस आएगा। ठीक है, तो आपको इसके 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश और आपका रस रत्न कोश। ये 5 भाग हैं किसके? संगीत राज के। और ये संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है जो कि कुंभा द्वारा रचित है। तो ये पहला याद रखिएगा। और दूसरा अब कहाँ पे लिखूँगा? दूसरे यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी रचना इनकी संगीत मीमांसा, मीमांसा, संगीत मीमांसा। अब आप सोचेंगे संगीत मीमांसा, तो ये मीमांसा क्या होती है? यानी मीमांसा क्या होता है? मीमांसा होता है कि किसी चीज़ पर गहन चिंतन करना, मनन करना। तो यानी यहाँ पे कुंभा ने संगीत पे बहुत ही अपने जो चिंतन, गहन जो विचार है वो इस बुक में लिखे हैं। इस कारण से संगीत मीमांसा कहा जाता है। इसके अलावा अनेक इनकी और बुकें हैं, जैसे संगीत सुधा। ठीक है, इसी से याद रख लेना सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। एक इनकी बुक आती है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। इसके 7 भाग हैं, याद रखिएगा। और लास्ट इनकी बुक है एक संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका। ये इनकी बुकें हैं। कौन कौन सी? फिर से देखिएगा। संगीत राज, संगीत राज के कितने भाग हैं? 5। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, 5 भाग हैं। उसके बाद में दूसरी बुक है इनकी संगीत मीमांसा, तीसरी बुक है इनकी संगीत सुधा, चौथी सुधा प्रबंध, 5वीं आपकी कामराज रतिसार और 6ठी संगीत क्रम दीपिका। 6 बुकें हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये बुकें हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ टीकाएं। कुछ टीकाएं देखते हैं कुंभा की। यानी कुंभा एक अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने हर जो साहित्य की विद्या होती है उनमें रचना की है। जैसे उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, कुछ नाटक भी लिखे हैं और कुछ टीकाएं भी लिखी हैं। अब इनकी टीकाएं पढ़ते हैं। इन्होंने 3 टीकाएं लिखी है मुख्य रूप से। एक टीका का नाम है इनका रसिक प्रिया। अब रसिक प्रिया जो टीका है, इन्होंने जयदेव की गीत गोविंद जो बुक है उस पर उन्होंने टीका लिखी है। अब टीका क्या होती है? जैसे जयदेव की बुक थी गीत गोविंद। इस गीत गोविंद का सार या बड़ा बड़ा रूप कुंभा ने रसिक प्रिया में एक नई बुक बनाई। किस पे बेस है? वो गीत गोविंद पे। और इसको हम बोलते हैं टीका। यानी कोई भी मेन जो बुक है उसका हम सार रूप अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? टीका। तो रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। किसकी बुक थी? यानी जयदेव की गीत गोविंद बुक पर टीका लिखी, नाम दिया रसिक प्रिया। उसके बाद हम कहते हैं कि कुंभा ने एक बुक है संगीत रत्नाकर, रत्नाकर। ये बुक किसने लिखी? तो हम कहते हैं ये बुक लिखी सारंगधर ने। और इस पे भी कुंभा ने एक टीका लिख दी। अब की बार टीका का नाम नहीं दिया। इधर तो रसिक प्रिया नाम दिया था टीका का, लेकिन अब सीधी टीका लिख दी कि सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका। ठीक है। उसके बाद में एक चंडी शतक, चंडी शतक की ये पुस्तक किसकी है? तो ये बाण भट्ट की है। बाण भट्ट आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन के क्या हैं? दरबारी विद्वान थे। तो जो बाण भट्ट की चंडी शतक है उस पर टीका लिखी है। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी है। ये किस नाम से लिखी है? रसिक प्रिया नाम से लिखी है। तो कुंभा की 3 टीकाएँ हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो कुंभा की नाटक हैं, यानी कुंभा के नाटक हैं। अब कुंभा के नाटक देखते हैं। कहते हैं कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे और कुंभा कई जो भाषाएं हैं उनके ज्ञाता थे। जैसे इनके नाटक हैं मुरारी संगति, आप लिख लीजिए लिखना चाहें तो। मुरारी संगति, मुरारी संगति इनका एक नाटक है। इसके अलावा जो मुरारी संगति है नाटक इनका, ये कन्नड़ भाषा में है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। और मैं भी आपको बता रहा था कि महाराणा कुंभ है वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इसके अलावा इनका नाटक आता है दूसरा रसनंदिनी, रसनंदिनी। ये इनका मेवाड़ी भाषा में है। अब देखिएगा इसको भाषा याद रखने का तरीका, जैसे रस किस भाषा में आएगा? अपनी मातृभाषा में।
तो यहाँ पे कुंभा की मातृभाषा हम कह सकते हैं मेवाड़ी थी, तो उन्होंने रस नंदिनी लिखा अपनी भाषा में। उसके बाद में नंदिनी वृत्ति ये इन्होंने लिखा मराठी भाषा में। और अभी मैं आपको कह रहा था कि महाराणा कुंभा कई भाषाओं का ज्ञाता था, तो अभी देख लीजिए कितनी भाषाओं के ये ज्ञाता थे। और एक उन्होंने नाटक लिखा था अतुल्य चातुरी, और ये उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। तो अब हम कह सकते हैं कि कुंभा अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिस प्रकार उन्हें कन्नड़ भी आती थी, मेवाड़ी भी आती थी, मराठी भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। ठीक है, तो ये 4 नाटक हैं, देख लीजिएगा। मुरारी संगति जो कि कन्नड़ भाषा में है, रस नंदिनी जो कि मेवाड़ी भाषा में है, नंदिनी वृत्ति जो कि मराठी भाषा में है और मराठी, और अतुल्य चातुरी जो कि संस्कृत भाषा में है। ये कुंभा के नाटक थे। और हमने अब तक क्या पढ़ लिया? कुंभा की उपाधियाँ पढ़ी, कुंभा की पुस्तकें पढ़ी, कुंभा की टीकाएँ पढ़ी, कुंभा के नाटक पढ़ लिए। अब हम कुंभा के दरबारी विद्वानों पे आते हैं, दरबारी विद्वानों पर आते हैं। ठीक है, तो दरबारी विद्वानों पर आने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा। कुंभा के संगीत गुरु याद रखिएगा कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। ठीक है, इसके अलावा कुंभा के गुरु तो हीरानंद मुनि कौन थे? कुंभा के गुरु। और कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास। कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि, संगीत गुरु सारंग व्यास। और कुंभा ने अपने गुरु हीरानंद मुनि को एक उपाधि दी, वो थी कविराज की, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि, जिन्हें कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी, और कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। अब हम चलते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान। सबसे पहले आप सभी जानते हैं एक दरबारी विद्वान एकलिंग, जो महावात्य वाले आपके जो हैं, जो लिखे हैं उन्होंने कान्हा व्यास, वो सभी जानते हैं आप, कान्हा व्यास यानी कान्हा व्यास। ये इनके दरबारी विद्वान थे। पहले दरबारी विद्वान कौन थे? कान्हा व्यास। उन्होंने एक रचना लिखी है, आप सभी जानते हैं, एकलिंग महात्म्य। तो यानी पहले दरबारी विद्वान कुंभा के कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य इनकी रचना है। और इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि कुंभा है वो वेद, मीमांसा, उपनिषद, आरण्य, स्मृति, इन सभी के ज्ञाता थे, अच्छे ज्ञाता थे। दूसरे इनके कवि जो दरबारी विद्वान आते हैं उनमें हम ले सकते हैं मंडन, बहुत ही इनके दरबारी विद्वान भी कह सकते हैं, साथ में इनके वास्तुकार। ठीक है, यानी कुंभा के वास्तुकार मंडन थे। ये कौन थे? तो ये कहते हैं कि गुजराती ब्राह्मण थे, और इनके पुत्र और भाई भी कुंभा के दरबार में विद्वान थे। ठीक है, यानी ये मंडन है वो गुजराती ब्राह्मण थे, और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब देख लीजिएगा आप, पहली इनकी रचना है देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण, आप समझ चुके हैं, देव मूर्ति यानी मूर्ति कला से संबंधित कोई बुक लिखी थी उन्होंने। दूसरी इनकी रचना थी राजवल्लभ, इसके 14 भाग हैं। राजवल्लभ के कितने भाग हैं? 14 भाग हैं। और इनमें हमें जो नगर किस प्रकार बनाए जाते हैं, महल किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि मंडन वास्तुकार थे। तो इनका एक रचना और मिलती है वास्तु सार, इसमें वास्तुशास्त्र से संबंधित चीज़ें थी। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रूप मंडन यानी मूर्तिकला से संबंधित, फिर से प्रसाद मंडन, ये भी इनकी जो मतलब राजमहल किस प्रकार, महल किस प्रकार बनाए जाते हैं उनसे संबंधित थी। इसके अलावा उनकी वेद्य मंडन, ये आयुर्वेद से संबंधित थी। अपने नाम पे ये इनकी पहचान जाओगे आप, जैसे आप अपनी भाषा के बारे बोल दी बीच में। ठीक है, तो वेद्य मंडन यानी आयुर्वेद से संबंधित। कोदंड मंडन, ये उनकी रचना थी धनुर्विद्या से संबंधित, यानी धनुष जो है वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, बाण किस प्रकार बनाए जाते हैं, इस प्रकार की रचनाएं थी इनकी। इसके अलावा इनकी और रचनाएं सगुन मंडल, वास्तुशास्त्र में जैसे सगुन वगैरह होता है, अपसगुन, सगुन, इनसे संबंधित कोई रचना थी सगुन मंडन। तो इनकी कितनी रचनाएं हो गई? 3 रचनाएं, और ये 5 रचनाएं, 8 रचनाएं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कौन कौन सी रचनाएं। जैसे ये अलग अलग नाम है, ये याद रखिएगा आप। जैसे देव मूर्ति प्रकरण, ये किसकी रचनाएं हैं? मंडन की। वास्तुसार, राजवल्लभ, ये रचनाएं याद रखिएगा। लेकिन ये रचनाएं तो आप क्या है पहचान सकते हो, क्योंकि मंडन नाम लिखा हुआ है लास्ट में,
ये मंडल लिख दिया मैंने ना, मंडन मंडन, ठीक है। तो मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वैद्य मंडन, कोदंड मंडन, सगुन मंडन, ये सारी रचनाएं किसके मंडन की है। अब देखिएगा, ये आप अगर लिखना चाहिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आपको ये मिटो के बताता हूँ। तो अब देखिएगा, जो मंडन थे इनके एक पुत्र थे और एक इनका भाई था, पुत्र भाई। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था गोविंद, ठीक है। और उनके भाई थे, उनका नाम था आपका, जिन्होंने वास्तु मंजरी लिखी थी, नाथा। इनके भाई का नाम था नाथा, ठीक है। तो इनके मंडन के एक पुत्र थे गोविंद, इनके भाई थे नाथा। अब इन दोनों की रचना देखते हैं। जैसे गोविंद की क्या रचना थी, नाथा की क्या रचना थी। तो नाथा ने लिखी वास्तु मंजरी, इनकी एक रचना है। गोविंद ने काफ़ी रचनाएं लिखी, जैसे उन्होंने कलानिधि लिखी, द्वार दीपिका लिखी, यानी द्वार मतलब दीवार, आप समझे, दरवाजों से संबंधित कोई रचनाएं। उदार दोरिणी, कलानिधि, ये जैसे जो आपके शिखर होते हैं ना, देवालय वगैरह, जो महल कोई बनाए जाए, उनके शिखर निकुल जो ऊपर नुकीले होते हैं, वो किस प्रकार बनाए जाएं, उस प्रकार की रचनाएं थी कलानिधि, तो याद रखिएगा। और एक इनकी आती है सार समुच्चय, ये इनकी आयुर्वेद से संबंधित रचना थी। सार समुच्चय आयुर्वेद से संबंधित रचना थी। आई होप ये आपको नीचे वाला दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मंडन थे उनकी रचनाएं हमने पढ़ ली। मंडन के एक पुत्र था गोविंद, एक भाई था नाथा, और मंडन ने का जो भाई था उन्होंने 4 बुकें लिखी, कलानिधि, द्वार दीपिका, उदार दोरणी, सार समुच्चय। और ये इनके पुत्र थे गोविंद, उन्होंने लिखी 4 रचनाएं, जबकि इनका भाई था नाथा, उन्होंने लिखी वास्तु मंजरी। कौन सी लिखी? वास्तु मंजरी, ठीक है। अब देखिएगा, दरबारी विद्वान हमने कितने कर लिए? 2, 3, 4, ठीक है। अब हम 5वें दरबारी विद्वान की ओर चलते हैं। अब इनके नाम है, आपको कुछ नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। 5वें दरबारी विद्वान की बात करें तो तिला भट्ट। 6ठे की बात करें तो यहाँ पे मैं जो हीरानंद मुनि का नाम लिख सकता हूँ, क्योंकि इनके गुरु भी थे और इनके दरबार में भी रहते थे। इसके अलावा हम नाम लिख सकते हैं जयशंकर का नाम लिख सकते हैं, भुवन कीर्ति, ये भी इनके दरबारी विद्वान थे। इसके अलावा सोम सुंदर सूरी, ये सारे सूरी वाले जैन विद्वान हैं। सोमदेव सूरी, अब 2 नाम याद रखिएगा, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, ठीक है। ये इतने विद्वान थे इनके। कौन कौन? तिला भट्ट, हीरानंद मुनि, जयशंकर, भुवन कीर्ति, सोम सुंदर सूरी और मुनि सुंदर सूरी। एक और याद आ रहा है मुझे, मुनि सुंदर सूरी, ठीक है। और एक विद्वान का नाम और याद आ रहा है, मेहयाजी। 10 नंबर थे मेहयाजी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेहयाजी की एक बुक है तीर्थमाला इन्होंने लिखी थी। ये कहते हैं कि 120 तीर्थों का इन्होंने यात्रा की थी और उन्होंने एक अपनी शॉर्ट बुक लिख दी तीर्थमाला नाम से, क्योंकि उन्होंने 120 तीर्थों की यात्रा की थी। और इसके बाद में इस जो मेहयाजी की तीर्थमाला है उसमें क्या जानकारी मिलती है? उसमें जानकारी मिलती है कि खुद मेहयाजी बताते हैं कि इस बुक में मैं जो कुमलगढ़ और रणकपुर मंदिर है उनके स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। और रणकपुर मंदिर के तो जब नींव पड़ रही थी तो उसमें मेहयाजी वहाँ उपस्थित थे। और इसके अलावा इसमें जानकारी मिलती है कि जो नागौर और सोजत से कुंभा जो हनुमान जी की मूर्तियाँ लाई थी उनको उन्होंने कोमलगढ़ और रणकपुर वाले जो मंदिर बनाए थे उनमें लगवाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दरबारी विद्वान। एक बार इधर हो जाता हूँ मैं, देख लीजिएगा। तिला भट्ट, हीरानंद मुनि, जयशंकर, भुवन कीर्ति, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, मुनि सुंदर सूरी, मेहयाजी, और ये इतने इनके क्या है, दरबारी क्या विद्वान थे, कोर्ट स्कॉलर थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? महाराणा कुंभा की जितनी भी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।